Assalamu alaikum and welcome to another episode of Community Connect. This is Fatma Aslam. Today's guest has been the voice of a generation. But beyond the stage and spotlight is a woman that began performing as a child and found her truth in music. Joining us all the way from Switzerland is Fariha Parvez. Fariha ji, welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फातिमा? थैंक यू सो मच अपने शो में मुझे दावत देने के लिए। फरिहा जी, आप एक पूरी जनरेशन की आवाज़ हैं। दिल हुआ बो काटा जैसे गाने आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। आप पीछे मुड़ के अपने सफ़र को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली आपको अल्लाह ताला ने किसी एक ऐसे खूबसूरत गाने की वजह से इतना नाम और इतनी शोहरत दी हो तो किसको अच्छा नहीं लगता। बहुत मज़ा आता है जब मैं वो सारी मेमोरीज़ जो बसंत से रिलेटेड हैं, जिसमें पतंगे हैं, जिसमें रंगारंग एक्टिविटीज़ थी और we used to love that, that part of my life was just amazing. और इतनी बिजी थी मैं कि मुझे कई दफ़ा तो मैं सोचती हूँ यार मैं उस साल में मैं क्या कर रही थी। उस साल में तो मुझे यकीन नहीं आता कि याद भी नहीं आती है बहुत दफ़ा बहुत सी चीज़ें। सो इट वाज जस्ट अमेजिंग और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है इसको और कैसे एक्सप्लेन करूँ, मगर क्योंकि वो ज़माना और था, म्यूज़िक का मामला बहुत फ़र्क था। हमारे पास बहुत इस तरह के प्लेटफॉर्म्स थे, बहुत थोड़ा सा टाइम दे के सोच समझ के लिरिक्स पे गौर करके आवाज़ के हिसाब से म्यूज़िक बनाते थे और बड़ा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड करके काम करते थे। और पतंगबाज भी एक ऐसी एल्बम का हिस्सा है जिस एल्बम को पूरे का पूरा डिज़ाइन ही मेरी आवाज़ के हिसाब से किया गया था। सो इट वाज जस्ट अमेजिंग। फरिहा जी, शायद ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि आपके वालिद चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। तो जब उनको ये पता चला कि आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उनका क्या रिएक्शन था? जी, वालिद मेरे अक्सर डॉक्टर बनाने की बात करते थे मुझे, और मुझे हमेशा बहुत दफ़ा सुनने को मिला कि मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। फिर एक दफ़ा अब एक दफ़ा तो खैर नहीं, ज़ाहिर बच्चों को तो इंजेक्शन्स काफ़ी दफ़ा लगवाने पड़ते हैं। मैं इंजेक्शन लगवाने गई तो डॉक्टर मेरे पीछे भाग रहा था और मैं उसके क्लिनिक पे मुसलसल भाग रही थी उसकी, और इतनी तकलीफ दे मेरे लिए वो मरहला था। आई थिंक उस दिन शायद अब्बू ने सोचा कि कुछ भी बन जाएगी, डॉक्टर नहीं बन सकती। और फिर मौका आया मेरे स्कूल में उन्होंने मुझे गाते हुए सुना स्टेज पे। नर्सरी क्लास थी और मैं गाना गा रही थी, और उस स्कूल की मज़ेदार बात ये थी कि जो प्रिंसिपल थी वो बहुत ही म्यूज़िक लवर थी, और उन्होंने बाकायदा ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया। उसमें कॉन्गोज थे, वायलिन्स थे, और उसके ऊपर हमारे स्कूल का जो नाम था सनफ्लावर जूनियर मॉडल, उसके ऊपर एक गाना बना और मुझे मौका मिला कि मैं गाना गाऊं। सो 2-3 बच्चियों में मैंने वो गाना साथ गाया, और इस तरह से माशाल्लाह जो गाना है वो फिर हमने स्टेज पे परफॉर्म किया, सबकी फैमिलीज आई। सो दैट वेरी डे माय फादर सेड कि मुझे ऐसा लगा कि उस दिन मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ी बात है, ये माशाल्लाह स्टेज पे गा रही है और इतनी छोटी है अभी, और ये तो मेरी अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी कि मैं गाऊं और मैं म्यूज़िक में कुछ नाम कर सकूं। तो मैं मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मुझे अल्लाह ताला ने, आई एम ब्लेस्ड विद दिस वॉइस, और जो आज तक देखें आपके साथ आज मेरी बात इसी आवाज़ की वजह से हो रही है। बिल्कुल, और मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एक फ़ादर का क्या रोल होता है स्पेशली बेटियों की लाइफ में। अगर आपके ज़िंदगी में एक सपोर्टिव फ़ादर है तो एक बेटी की लाइफ में वो क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? इससे ज़्यादा तो फातिमा अमेजिंग सवाल हो नहीं सकता, जवाब बहुत लंबा है। मगर मैं यही कहूँगी कि क्योंकि एक बाप बेटी की ज़िंदगी में सबसे पहला मर्द का फिगर होता है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बेटी के लिए, क्योंकि आपकी बच्ची ने सारी ज़िंदगी जिस मुआशरे से डील करना है, वो मुआशरा जो है वो एक मेल डोमिनेंट मुआशरा है, जिसमें आपको दुनिया के हर शोबे में
मर्द के साथ आपका राब्ता होगा। और अगर आपके वालिद ने आपको जिस कॉन्फिडेंस से बड़ा किया होगा इस मुआशरे से डील करने के लिए, वो सब चीज़ें उस वालिद के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उसने बच्ची को कैसे रेज़ किया है। और इन्हीं बातों को लेके वालिद का जिक्र मोस्टली आपकी सवाल में भी आया। और मैं इसलिए भी समझती हूँ कि मेरा वालिद ने मेरे लिए बहुत मेजर स्टेप भी लिया, क्योंकि मेरे वालिद का जो ख़ानदान था उसमें मोस्टली काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं। उनके मेरी खैर बहुत करीबी मेरी पुप्पी नहीं है, मेरे ताया भी एक ही थे और ही वॉज नॉट मैरिड। मगर अब्बू ने जितना बड़ा मेरी शक्ल में एक अपनी बेटी को सिंगर बनाने के लिए जो स्टैंड लिया, वो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी कमाल की बात है। वो एक आम आदमी इस मुआशरे का स्पेशली वो ये स्टेप नहीं उठा सकता। सो यू नो आई रियली फील कि उनका एक बहुत बड़ा मेजर उनका रोल था मेरे इस तरह गाने में। इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने मुझे रेस किया और उन्होंने हमेशा, और अब्बू की फैमिली ने भी शुक्र है कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही, हमेशा इज़्ज़त दी, हमेशा प्यार किया। क्योंकि इज़्ज़त तो नाम शोहरत ये सब अल्लाह की देन होती है। प्रिया जी, आपने बहुत छोटी उम्र में बहुत फेम देखा, तो जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपको लगता है कि लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो मिस हो गई? जब एक लड़की जवान होती है तो नॉर्मल बात है, स्कूल होता है, दोस्त होते हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको लगता है आपने मिस की? फातिमा, कॉन्सिक्वेंसेस तो ज़िंदगी में हर चीज़ के होते हैं ना। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है तो ये मुहावरा एक बड़ा प्यारा सा, मगर जाहिर है आप जब कुछ गेन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे मोमेंट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो मुझे भी करना पड़ा। मगर वही बात है कि जब आपको एक इतने बड़े पैमाने पे अल्लाह ताला नवाज रहे हों तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर आई यूज़ टू मिस मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मैं अक्सर उनका जिक्र करती हूँ कई इंटरव्यूज़ में, कई बातों में। वैसे तो ही इज़ स्किज़ोफ्रेनिक नाउ फॉर मोर देन 30 years, मगर हमेशा मेरा जो भाई है जी कामरान उसका नाम है, उसकी बर्थडे आती है 13th of August, और मोस्टली क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान डे की वजह से हम सारे बहुत बिजी होते हैं, इस वजह से हमेशा मैं कामरान की बर्थडे मिस कर देती थी। सो आई यूज्ड टू रियली फील बैड एट दैट वेरी मोमेंट, नॉट अदरवाइज। ऐसी कोई, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा मौका था। और इतना बड़ा हिट जब आप एक इंसान बन जाता है ना तो मज़ा भी आता है, गाने में बहुत मज़ा आता है। म्यूज़िक हैज़ बीन माई पैशन। बाय सिंगिंग लाइव स्टेज के ऊपर मुझे बड़ा मज़ा आता था, और मुझे जब मैं स्टेज पे गाती थी तो आप समझें कि जैसे आप यू नो आई कांट एक्सप्लेन इस वक्त की कैसी फीलिंग होती है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक एन एथलीट जो कुछ खेलने जा रहा है और जो सोचता है कि बस मैं विन करके आऊँगा यू नो। और आपने काफ़ी टाइम जो है स्पॉटलाइट से दूर भी गुजारा है, और जब आप वापस आईं आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया वापस आने के लिए? स्पॉटलाइट से दूर रहने का मेरा अपना एक ऐसा इरादा था, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लाइमलाइट में रहते हैं, जब आप एक लाइफ मुसलसल गुजार रहे होते हैं और गुजारते चले जाते हैं, तो आपको एक टाइम आता है जब आप थक जाते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए होता है। मेरी ब्रेक थोड़ी सी लंबी हो गई है मगर मैं ये फिर भी समझती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं उसमें कोई बेहतरी होती है। सारी ज़िंदगी कारोबार का लफ्ज़ मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर अब मैं ये समझती हूँ कि शायद जो कारोबार है उसने मेरी बहुत आंखें खोली, बहुत सारे एंगल से। मैंने जिस तरह मैंने कभी भी नहीं अपने आप को देखा था, मैंने उन एंगल्स वो एंगल्स भी मेरी लाइफ में ऐड हुए,
और उनकी वजह से बहुत बेहतरी आई। और एक और सबसे अच्छी बात जो थी, मैं समझती हूँ कि एक ब्यूटी सैलून मैंने खोला। जब मैंने ब्यूटी सैलून खोला, मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि उसमें भी एक ख़वातीन का एक रोल होगा। जो बच्चियाँ मेरे साथ जो काम करती हैं सैलून पे, वो उनके लिए कितना एक प्लेजेंट सा माहौल क्रिएट कर देना, उनको सिखाना। जो बच्ची बिल्कुल नई आपके पास आती है, वो कहती है मुझे तो कुछ नहीं आता, और आप उसको स्किल देते हैं, और आपके माशाल्लाह सैलून से, आपके कारोबार से बहुत सी बच्चियाँ माशाल्लाह वहाँ से उनके घर चलते हैं, उनको सैलरीज जाती हैं। मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी सारी बच्चियाँ मेरे पास काम करती हैं, और उसी के साथ मेरी अपनी नीस है, उसका करियर अल्लाह ताला ने इस तरह से शुरू करवाना था। मुझे इस चीज़ का भी कभी अंदाज़ा नहीं था। शी इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट, और जिस तरह से म्यूज़िक या गाना मेरा पैशन है और था, उसी तरह जो तस्मिया हैं, जो मेरे भाई की बेटी हैं, उनका शौक़ और उनका पैशन है मेकअप। सो अल्लाह ताला ने ये सब तरीके किस किस तरह से हमारे लिए क्रिएट किए होते हैं, ये हम कभी भी नहीं सोच सकते, you know. Let's take a break. Tempura frozen food, quick, easy and delicious. फ्रीजर से निकाला, कढ़ाई में डाला और मिनटों में तैयार। Super fast, super tempting. Tempura frozen food, the taste of perfection. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे। Time is precious, order food delicious, सारा पाकिस्तान बोले food पापा। Rum pum pum, food पापा come, rum pum pum, food पापा come। देख लेना। बारबेक्यू गोला कबाब, बिहारी बोटी, ETC, seafood, ice cream, cake और beverages। रोशनी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें, सब्जियाँ, फ्रूट। कैसा गोश्त भी बगवा लेना। बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है, ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है। Rum pum pum, food पापा come, rum pum pum, food पापा come। The law offices of Umar Khwaja is a Houston-based personal injury law firm. Founded in 2018 by attorney Umar Khwaja, the firm represents clients injured in car accidents, truck collisions, workplace incidents, and more, offering every client personal attention, honest guidance, and relentless advocacy. Whether you're facing medical bills, lost income, or insurance disputes, the law offices of Umar Khwaja is here to protect your rights. And with a proven track record and a commitment to results, they stand by their promise. If you've been injured, contact the law offices of Umar Khwaja. Let a trusted team fight for the recovery you deserve. Anytime you've been injured in an auto accident or a workplace accident, a slip and fall, and it's not your fault, call the law office of Umar Khwaja. We're here to help you. 1-833-GET-OMAR, www.attorneyomar.com. When a loved one suffers a stroke or neurological disorder, finding specialized care in Pakistan can be overwhelming. Too many families struggle to access the treatment they need. Helping Hand USA is expanding access to care. The Karachi Institute of Neurological Diseases and Rehabilitation Kind R is a state-of-the-art hospital, supported by 130-plus satellite clinics. The first phase is nearly complete and will launch in the second half 2025. As excitement builds, it is anticipated to set new standards for neurological care in Pakistan. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine healthcare for the future in Pakistan.
वेलकम बैक। जब आपने वापस आने का सोचा तो कैसा लगा आपको? अच्छा, एक तो मुझे ना सब लोग ये ब्रेक, एक तो ब्रेक कह रहे हैं, फिर कभी कोई कहता है आपका कम बैक है, कभी कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वक्त बदल गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि टाइम चेंज हो गया है और म्यूज़िक भी चेंज हो गया है, साउंड भी चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। लेकिन अभी भी मैं ये समझती हूँ कि अच्छे म्यूज़िक की हमेशा जगह रहती है और जो अच्छा गाने वाले लोग होते हैं उनकी सारी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है जो जब भी वो वापस आएंगे, वो जब भी गाना चाहेंगे, वो किसी नए तरीके से वापस आना चाहेंगे, वो कुछ नया करना चाहेंगे। एटलीस्ट मैं जब भी म्यूज़िक की बात करती हूँ, आई फील very blessed and very youthful and I feel very creative. So इंशाल्लाह आप देखें, इंशाल्लाह कुछ नया काम मैं करने वाली हूँ और आपके सामने ही होगा इंशाल्लाह। प्रिया जी, आपने इस टाइम में ऐसा नाम बनाया कि जब फीमेल आर्टिस्ट के लिए ये इंडस्ट्री शायद उस तरह की नहीं थी जो आज है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एज एन आर्टिस्ट उस ज़माने में और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? जब एक कोई इंसान मशहूर होता है तो हम किसी भी कौम में, किसी भी ज़बान से रिलेटेड, किसी भी मुल्क से रिलेटेड कोई भी मशहूर इंसान किसी को नज़र आता है तो यकीनन देखने वाले को मज़ा ही आता है, अच्छा ही लगता है, उसको हैरानी होती है कि यार ये तो वो है, बीइंग अ वुमन। मैं ये समझती हूँ कि शायद मेरा जो एक ओवरऑल लुक था शायद वो कभी भी इस तरह का नहीं था कि जिसके लिए मुझे बहुत अजीब किस्म की कोई कमेंट सुनने का मौका मिला हो या मुझे किसी ने डायरेक्ट कभी ऐसा कहा हो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। हमेशा मुझे सब ने कहा कि आप इतना अच्छी तरह ड्रेसअप होती हैं। आप मेरा जो पहला अखबार में जो सबसे पहला मुझे हेडलाइन मिली थी वो गर्ल नेक्स्ट डोर थी। सो इसका मतलब यही था कि सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज़ मुझ में नज़र नहीं आती थी, उनको अपने में से ही नज़र आती थी। सो मैं तो आज भी यही कहूँगी कि मुझे एज अ वुमन आई डोंट थिंक कोई ख़ास ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आज भी माशाल्लाह लोग इतने प्यार से सुनते हैं और सराहते हैं। प्रिया जी, आई एम श्योर आपसे बहुत यंग आर्टिस्ट आपको रीच आउट करते हैं, आपकी एडवाइस लेते होंगे, दे वांट यू एज अ मेंटर। तो जब आपको एक यंग आर्टिस्ट रीच आउट करे और आपसे एडवाइस मांगे तो आप उनको क्या मशवरा देती हैं? जब भी मुझसे कोई एडवाइस लेता है एज अ मेंटर, मेरी सजेशन हमेशा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है एंड आई एम श्योर इतनी रियलिस्टिक बातें शायद लोगों को अच्छी नहीं लगती, मगर हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें अपने आप का पता होना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। हम जिस काम को करने जा रहे हैं क्या वो काम हमें सूट करता है, क्या हमारी आवाज़ को, क्या हमारी पर्सनालिटी को, क्या हम वो काम कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आप अपने बारे में अगर पहले से खुद से जज कर लें तो आपको किसी और का कहना बुरा नहीं लगेगा। सो इसलिए मैं जब भी मुझसे कोई मशवरा मांगता है इस बारे में, मैं बड़ी जेन्युइन तरीके से मशवरा देती हूँ। और देखें, आजमाइश तो शर्त है, आजमाना तो पड़ेगा, आप आजमा के देखें। मगर अगर कोई चीज़ आपको इतनी फ्रूटफुल नहीं लग रही या आपको इतना फ़ायदा नहीं दे रही तो मेरा ख्याल है फिर उसको क्विट कर देना चाहिए, बजाय इसके कि उसके ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च दी जाए। प्रिया जी, आप काफ़ी टाइम से आप स्विट्ज़रलैंड में रह रही हैं, तो मैं आपसे उसके एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगी और वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा गुज़रा और क्या आपकी सोच में कोई ऐसी चेंजेस आई हैं जो कि वहाँ रहने से आई हैं? फातिमा, स्विट्ज़रलैंड में रहने से तो क्या चेंज आनी थी, मगर ऑब्वियसली नेचर से इतनी करीब है ये जगह
और ये इतनी खूबसूरत जगह है कि हर मोड़ पे आपको अल्लाह ताला का अक्स नज़र आता है। और इतने सारे माशाल्लाह देखें फ्रेम में बहुत सारे लोग एंटर हो गए, बट इट्स ओके, क्योंकि अब जाहिर देखें नेचर में बैठने का ये तो एक फ़ायदा उठाना चाहिए ना। इतना खूबसूरत दरख्त, इतना खूबसूरत आ रहा है सब कुछ। सो इट्स ऑल अबाउट फितरत, इट्स ऑल अबाउट सुभान अल्लाह, हर बात पे ये निकलता है दिल से। और मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब आप अपना करियर परस्यू करी थी तो आपके पेरेंट्स का उस वक्त आपको डेफिनेटली गाइड भी करते होंगे और मशवरे भी देते होंगे, और उस वक्त आपका उनके एडवाइस को आप कैसे लेती थी? क्योंकि अभी हमारी बहुत यूथ है जो शायद समझते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं हैं सही तरह, या शायद हम एक डिफरेंट दुनिया में रह रहे हैं। तो जब आप अपने सफ़र को पीछे मुड़ के देखती हैं तो आप उस वक्त अपने पेरेंट्स की एडवाइस को कैसे लेती थी, और आज अगर आप यंग फरीहा को कुछ कह सकें उसके बारे में तो आप क्या कहेंगी? पेरेंट्स की गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। गाइडेंस से ज़्यादा तरबियत की बात है कि आप जो हमारे लिए जो तरबियत है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम जब ग्रो करते हैं साथ साथ, तो ग्रो करते करते आपके मुंह से वो सारी बातें निकल रही होती हैं जो कभी आपके वालिदैन कहा करते थे। और इस बात का, इस तरबियत का एहसास भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी उम्र के बाद ही होता है। बहुत सारी ज़िंदगी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता, मगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ बाप की गाइडेंस और माँ बाप की वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भी ट्रेजेडी ये है कि हम लोग शायद नहीं कर पाते, वो भी जवानी में अपनी क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा था या ऐसा कोई मोमेंट था जिसको आप कह सकती हैं कि ये मेरे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था और मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यही मेरा रास्ता है? मेरी ज़िंदगी में बहुत बचपन से मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में हेमलता जी का एक गाना गाया करती थी, अखियों के झरोकों से, और वो एक बहुत मुश्किल गाना है और मैं उसको पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करती थी। और गाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता था, और मुझे जितनी दफ़ा भी गाने के लिए कॉल आती थी, आप समझें एक पार्टी टाइम होता था मेरे लिए। सो मेरा ख्याल है बहुत बचपन से इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा हो गया था दैट आई विल बी अ सिंगर। जी फ्रिया जी, मैं आपसे लास्टली ये चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि अगर कोई हमारी ऑडियंस में बहुत सी यंग वुमेन हैं, अगर वो किसी भी फील्ड में हों चाहे, अगर आप अपनी ज़िंदगी से उनको एक एडवाइस देंगी तो वो एडवाइस क्या होगी? यंगस्टर्स के लिए जो एडवाइस है वो तो बहुत सारी हैं, मगर इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जी कि जो आपके पास जो सोशल मीडिया की इस वक्त ताकत है उसका इस्तेमाल ज़रा पॉजिटिव तरीके से करें, क्योंकि हर चीज़ के लिए अच्छा या बुरा तो हमें पता ही होता है, और वो हर सूरत में अच्छा और बुरा हर चीज़ का होता है। क्योंकि सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जिससे किसी और का फ़ायदा हो सके, बजाय इसके कि हम दूसरों का नुकसान करते करते अपना भी नुकसान कर बैठे, जो कि हमें पता है। मैं किन हवालों से बात कर रही हूँ आजकल के ज़माने में। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, और अपना जो भी काम आप करें दिल लगा के करें, डिटर्मिनेशन से करें। एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे कहा गया था कि क्योंकि फातिमा आप चाहती थी कि मैं आपको स्विस के एनवायरनमेंट में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करूं, सो क्योंकि अब बिल्कुल मगरिब का टाइम होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता, सो इसलिए मुझे थोड़ी सी लाइट ऑन करनी पड़ी है, और जो थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस आया होगा लाइट में वो इसी वजह से आया होगा। थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग सवालात थे, और लेट्स सी, अब इंशाल्लाह देखते हैं इंटरव्यू कैसा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रिया जी, आपने इतना टाइम निकाला और हमें स्विट्ज़रलैंड से आप ज्वाइन कर रही हैं।
So thank you so much for your time. I'd like to thank Hum News for providing us with this platform, and also to our sponsors for sponsoring this show. See you next time with a new episode and a new guest.